बहू चली इलेक्शन लड़ने। डूंगर प्रसाद किसी काम से लौट रहा था तो एक खराब रोड के गड्ढे से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके सर और पांव में चोट लगती है। ड्राइवर मरहम पट्टी कराकर वापस डूंगर को घर ले आता है। उसकी ये हालत देखकर शिल्पा बहू कहती है, पापा जी, आपकी ये हालत कैसे हो गई? इतनी चोट कैसे लग गई? ड्राइवर ने गाड़ी सही से नहीं चलाई क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने तो अच्छे से चलाई थी, लेकिन सामने एक खराब सड़क थी। वहां से जा रहे थे कि एक बड़ा सा गड्ढा आया, जिससे कार का एक्सीडेंट हो गया और अब तक कितनों की जान गई होगी वहां पर। अरे पापा जी, आप उस जगह से क्यों आए? सीधे रोड से आते, वो कम टूटा था। आपने एक बात तो ठीक कही है, उस गड्ढे को भरना होगा, वरना और कितनों को चोट लग जाएगी। मैं आज ही उस गड्ढे को देखने जाऊंगी, एमएलए को कंप्लेंट भी करूंगी। आपको कितनी चोट आई है? अरे क्या हुआ बहू, क्यों इतना सातवें आसमान पर चढ़ी है? आप जरा पापा जी की हालत देखिए। ये सब यहाँ के नेताओं की वजह से हो रहा है। वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते। पापा जी, आप दवाई लेकर आराम करना, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर शिल्पा बहू उसी रोड पर पहुंच जाती है जहां वो बड़ा सा गड्ढा था। तभी आसपास के लोगों से कहती है, ये गड्ढा तो काफी बड़ा है। आंटी जी, ये गड्ढा करीबन कितने सालों से है? बेटा, 10 सालों से ये गड्ढा ऐसे ही है। यहाँ कोई नेता काम ही नहीं करता। 2 नेता बदल गए, लेकिन मजाल है किसी ने भी ये सड़क बनवाई हो। मेरे बेटे के साथ और भी छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए हैं इस गड्ढे की वजह से। ये सब झूठे वादे करके आपसे वोट ले लेते हैं। ये वोट के काबिल ही नहीं, क्योंकि वो काम तो करते ही नहीं है। कंप्लेंट डालना बहुत जरूरी हो गया है। फिलहाल इस गड्ढे को भरती हूँ मैं। ये कहकर शिल्पा अपनी साड़ी का पल्लू कमर में फंसाती है और तसला लेकर मिट्टी से उस गड्ढे को भर देती है। फिर गड्ढा भर जाता है। आंटी, अब आप फिक्र मत कीजिए, यहाँ और एक्सीडेंट तो होने से रहे, क्योंकि मैंने इसका थोड़ा बहुत इलाज कर दिया है। पर ये रोड अभी भी खुदा हुआ है, संभल कर रहिएगा। शुक्रिया बेटा, लेकिन जब तक यहाँ के मोहल्ले सड़कों में बदलाव नहीं आएगा, तब तक लोग सुरक्षित कैसे होंगे? हमें अब की बार किसी अच्छे नेता को वोट देना होगा, जो हमारी समस्या को समझे। उसे जिताएंगे। ऐसा कहकर शिल्पा एमएलए के ऑफिस जाकर टूटी सड़कों की मरम्मत और एक्सीडेंट के बारे में कंप्लेंट कर देती है, जिसके बाद एमएलए कहता है, ठीक है, एक बार चुनाव हो जाए, फिर हम इस समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि अभी तो हम चुनाव में बिजी हैं। कांग्रेस की पार्टी का बटन दबा दीजिएगा और हमें जिता दीजिएगा, फिर देखिए कैसे पूरा मोहल्ला चकाचक हो जाएगा। जी शुक्रिया। हफ्ता बीतता है। हर गली मोहल्ले में सभी चुनाव चिन्ह के लोग अपनी अपनी गाड़ी में चश्मा लगाए वोट मांगने के लिए घूमते हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का एमएलए लोगों से कहता है, झाड़ू का बटन दबाएं और हमें जिताएं। हम आपको बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, हर तरीके से फ्री, बल्कि टेंशन फ्री रखेंगे। एकदम फ्री फ्री फ्री। गली गली में शोर है, हर जगह आम आदमी पार्टी का जोर है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का एमएलए जीप में बैठे हुए सबको हाथ दिखाकर कहता है, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वो हाथ का बटन दबाएं और हमें जिताएं। आपको मिलेगा सिलेंडर विद सब्सिडी। हम भी दौड़े रेस को, आप जिताएं कांग्रेस को। जहां जोर शोर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की रैली निकल रही थी, वहीं सामने से भाजपा की पार्टी का एमएलए वादा करते हुए खूब नमस्कार करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, देखिए सभी लोगों ने हमें वर्षों से बहुत प्यार दिया है, इस बार भी हमें ही जिताइएगा। कमल के चिन्ह को दबाइएगा। सालों से आपके विश्वास पर खरे उतरे हैं। इस बार भी नई स्कूल, नई डिस्पेंसरी बनाएंगे, टूटी सड़कों को बनाएंगे, और मेरा वादा है आप सबसे, फ्री के पीछे मत भागो, अभी समय है, अभी जागो। माँ जी, पापा जी, हम इसे ही वोट देंगे। इन्होंने बोला था मुझे, एक बार चुनाव जीत जाएंगे तो वो इस बार कार्य प्रगति में करेंगे। हाँ बहू। कुछ दिनों बाद मतदान था।
सभी लोग मतदाता केंद्र पहुंचकर अपने मतदान देते हैं, जिसके बाद वहां भारी चुनाव से पहले का एमएलए ही फिर से विधायक बन जाता है। 6 महीने बीत जाते हैं लेकिन वो कोई भी कार्य नहीं करवाता। कोई भी सुधार ना होने पर शिल्पा ऑफिस जाती है, जहां उसे अंदर नहीं आने दिया जाता। लेकिन शोर मचाकर वो एमएलए के पास जाकर कहती है, एमएलए जी, आपने तो हमसे वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद आप सड़कें बनवाएंगे और ना जाने क्या क्या करेंगे, पर आपने तो एक पत्थर तक नहीं लाया। सड़क का क्या, ये झूठे वादे सिर्फ वोट के लिए थे। आपने क्यों नहीं किया? यहाँ आप नोटों की गड्डियां गिन रहे हैं। देखिए, हर चीज शिल्पा जी आपके हिसाब से नहीं चलती। पॉलिटिक्स में कभी कभी चालें चलनी पड़ती है, और हमने ठेका ले रखा है क्या सड़क बनवाने का? चलिए जाइए यहाँ से। क्या मतलब? आप सिर्फ झूठे वादे करने वाले हैं, कोई प्रगति नहीं करेंगे। देखिए आगे क्या होता है। देखिए, मुझे धमकी मत देना, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। उसकी ये बात सुनकर वो ऊपर के लोगों को अपने विधायक की कंप्लेन करती है, मगर कोई बात नहीं बनती। हमेशा उसकी कंप्लेन को खारिज कर दिया जाता था। वहीं आते जाते उसे कुछ लोग मिलते हैं। अरे आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो क्या करूं बेटा। इन सरकारी लोगों से कहा था कि बिजली का खंबा ठीक करा दो, लेकिन नहीं। और कल मेरे बेटे पर बिजली का खंबा गिर गया, जिससे मेरा बेटा मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गया। और 2 दिन पहले खुली नालियों की वजह से आसपास के लोगों को बहुत डेंगू मलेरिया हुआ। इससे हम भी अस्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। सारे झूठे वादे करते हैं। काश कोई आए जो इन्हें सबक सिखाए। तुम इतनी अच्छी हो, तुम ही क्यों नहीं चुनाव लड़ती हो? मुझे लगता है आंटी जी, अब यही करना पड़ेगा। शिल्पा और भी लोगों की बातें सुनती है, जिससे उन्हें झूठा नेतागिरी करने वाले लोगों के बारे में काफी जानकारी मिलती है, और घर जाकर रोने की बातें सोचती है और अपने सास ससुर से कहती है, माँ जी, यहाँ बहुत राजनीति चलती है। आम लोगों की ख्वाहिशों को दबा दिया जाता है अपने लालच के कारण। अब मैं इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। मतलब बहू? माँ जी, पापा जी, अब मैं इलेक्शन लड़ूंगी, उन लोगों की आवाज बनूंगी। शिल्पा, वैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। शुक्रिया। अब देखना आप सबके प्यार, आशीर्वाद और लोगों के सामर्थ्य से कैसे यहाँ एमएलए को खारिज करती हूँ। शिल्पा उसी दिन से पॉलिटिक्स की पढ़ाई करने लगती है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के जड़ों में जाकर उनकी हिस्ट्री सर्च करती है, लोगों से उनकी तकलीफों के बारे में पूछती है। और 5 साल पढ़ाई करने के बाद जब दोबारा चुनाव लड़े जाते हैं, तो शिल्पा भी काफी जनों को इकट्ठा करके अपना कलम चिन्ह बताकर कहती है, नमस्कार। इस बार आप में से किसी को भी निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मैं उम्मीदवार खड़ी हो रही हूँ और आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हुए कहती हूँ कि यहाँ की एक एक सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी, हर चीज में आपको आराम मिलेगा। यहाँ की सड़कें बनना अगले दिन से शुरू हो जाएगी। बस अपने प्यार को मुझे वोटों में देकर जिताइए। कमल का चिन्ह दबाएं और चिंता मुक्त हो जाएं। तभी आसपास के लोग जिसकी उसने मदद की थी, वो लोग कहते हैं, अरे ये तो वही इलेक्शन वाली बहू है जिसने गड्ढा भरा था। इस बार हम इसे ही वोट देंगे, ये पढ़ी लिखी है। हाँ हाँ, मैं भी इसी को वोट दूंगी। हाँ हाँ, मैं भी इसी को वोट दूंगा। तभी वहां गाड़ी से एमएलए गुजरता है। अरे ये तो वही औरत है जो मुझसे सड़क बनवाने के लिए लड़ रही थी। अब क्या होगा देखते हैं हुजूर, ये कच्ची खिलाड़ी है, कोई इसे वोट नहीं देगा। कुछ दिनों बाद वोट पड़ते हैं और चुनाव में शिल्पा भारी मतों से जीतकर वहां की एमएलए बन जाती है, जिसके बाद सब लोग उसे फूल माला चढ़ाते हैं। घर वाले खुश होते हैं। वहीं पुराना एमएलए अपने सिर पर हाथ मारता है और 6 महीने के भीतर शिल्पा आसपास के स्कूल और नई सड़कें बनवा देती है। साथ ही बिजली के खंभे भी नए लगाए जाते हैं। और ये सारी प्रगति देखकर एक सम्मेलन होता है, जहां लोग कहते हैं, सच में एमएलए बहू, जो कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया। जय हो आपकी। बहू, भगवान तुझे खुश रखे, तूने यहाँ की सारी मरम्मत करा दी।
तो बोलो हमारे एमएलए कैसे हो? बिल्कुल शिल्पा जैसे हो। अरे वाह बहू, तूने कर दिखाया। बहुत गर्व हो रहा है आज तुझ पर। इस तरह वहां के सभी लोग शिल्पा के एमएलए बनने से बहुत खुश होते हैं और शिल्पा ऐसे ही लोगों की मदद करती है। पति लाया अंधी बहू की सहेली सौतन। दीवार पर टंगी घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। घड़ी की टिक टिक की गूंज कमरे के सिसियाते सन्नाटे को खत्म कर रही थी। तभी उसके कानों में किसी की हंसी की आहट पड़ती है। ये तो अनुराधा की आवाज है। आवाज को भांपती हुई अंधी अंबिका हॉल में आ जाती है। अनुराग, क्या कर रहे हो? छोड़ो भी, कहीं तुम्हारी बीवी ने देख लिया तो? बेबी, लगता है तुम भूल गई हो कि मेरी बीवी अंधी है। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, जैसे इस आवाज को मैं सालों से सुनती आ रही हूँ। हाँ, ये आवाज तो चित्रा की है। तो क्या अनुराग और चित्रा मुझे चीट कर रहे हैं? अंधी अंबिका के मन में सैकड़ों सवाल उफन रहे थे। उस लाचार बहू की आंखों में धोखेबाजी का उठा बयार आंसू बनकर बहे जा रहा था। अनुराग, चित्रा, क्या चल रहा है ये? अपना नाम सुनकर चित्रा का चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी अनुराग कहता है, चित्रा, कहाँ है चित्रा? अरे ओ मेरी बेअकल बीवी, आंखों के साथ साथ अकल से भी अंधी हो गई है क्या, जो हवा में तीर चला रही है? बात को मत बदलो अनुराग। तुम्हारी बीवी अंधी है, बहरी नहीं। भले ही मैं देख नहीं सकती, मगर माहौल को भाप सकती हूँ। मैं जानती हूँ चित्रा, तुम यही हो। अचानक चित्रा बड़ी झुंझलाहट के साथ फुफकारती हुई कहती है, हाँ, मैं यही हूँ। सुना तुमने? अनुराग और मैं एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं। अच्छा हुआ जो आज ये राज की बात तुम्हें पता चल गई। चित्रा के मुंह से सच का खुलासा सुनकर अंबिका के होश उड़ जाते हैं। तभी उसे अपनी सास के कदमों की धमक सुनाई देती है। माँ जी, सुना आपने? अनुराग मेरी ही सहेली को मेरी सौतन बनाना चाहते हैं। अरे क्या गलत सोचा है मेरे बेटे ने। तू अंधी, घर के कोने में पड़े कबाड़ के जैसे है। जैसे जंग लगे सामान की गिनती भंगार में होती है, अब तू ठहरी मेरी अंधी बहू। इसीलिए घर का वंश बढ़ाने के लिए चित्रा को मैंने ही चुना है। बैठ मेरे पास, मैं तुझे शुरू से सब कुछ बताती हूँ। 1 साल पहले दुल्हन के जोड़े में सजी अंबिका ससुराल की दहलीज पर खड़ी है। तभी उसकी सास कुड़कुड़ाते हुए कहती है, आग लगे इस बैरन बला के बाप को। ये चंद फल और मिठाइयों की टोकरी देकर अपनी बेटी हमारे मत्थे मर दी। मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने अपने बेटे का ब्याह गरीब की बेटी से कर दिया। क्या पता था कि दान दहेज में एक फूटी कौड़ी भी ना मिलेगी। माँ जी, आप तो जानती है बाबूजी किसानों के खेत खलिहानों में बनिहारी करते हैं। मेरे बाद भी उनके कंधों पर 2 बेटियों का भार है। ऐसे में वो दहेज का दान कहाँ से जोड़ते? अरे बंद कर अपने बाप की बड़ाई और जाकर मर किसी कोने में। रमा का रूखा बर्ताव देखकर डरी सहमी हुई बहू बक्सा उठाकर अनुराग के कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद, अरे ओ बॉर्डम औरत, मेरे बिस्तर पर बैठने की तेरी जरूरत कैसे हुई? हाँ, मगर अनुराग जी, आज से ये कमरा मेरा भी हुआ ना। मैं आपकी बीवी हूँ। यही तो सारा रोना है कि बदकिस्मती से तू मेरी बीवी है। मगर एक बात गांठ बांध ले, मैं तुझे पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। तेरे बाप ने मेरे अरमान पर मिट्टी मिला दिया है। पूरे दोस्तों को मैं सालों से कहते आ रहा था कि देखना मेरी शादी में मुझे मर्सिडीज मिलेगी। हाँ, कार तो दूर, एक बाइक भी नहीं मिली। चल भाग जा मेरे कमरे से। तेरी जगह मेरे कमरे में नहीं है, उस बाथरूम में है। अनुराग अंबिका को बाथरूम में बंद कर देता है। बेचारी गरीब बहू सारी रात ठंड में ठिठुरते रहती है। जैसे तैसे जाड़े की रात बिहान में बदलती है। मगर हर दिन के साथ अनुराग और रमा का जुल्म लाचार बहू पर लगातार बढ़ता जाता है। एक शाम, अंबिका, अरे ओ अंबिका, अरे ओ मेरी बहरी बहू, जिंदा है कि मर गई? माफ करना माँ जी, वो मैं रसोई में बर्तन मांज रही थी, इसलिए आपकी आवाज नहीं सुन सकी। ये सफाई देना बंद कर और ये 50 रुपए पकड़ और दौड़कर बाजार जा।
मेरे बेटे को आज पनीर भुर्जी खानी है। अंबिका पैसे लेकर बाजार निकल पड़ती है। तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मारकर आगे बढ़ जाती है। कुछ लोग उसे अस्पताल में भर्ती करते हैं। तभी रमा और अनुराग वहां आते हैं। डॉक्टर, कुछ देर पहले फोन आया था। ओ, आप अनुराग हैं? देखिए, रोड एक्सीडेंट में आपकी बीवी की आंखों की रोशनी जा चुकी है। अंधी होने के बाद अंबिका को बोझ होने का ताना बाना मिलने लगा। उसी बीच चित्रा उसे मिलने आती है। ये क्या हो गया अंबिका? भगवान ने मेरी ही सहेली के जीवन में अंधेरा करना था। चित्रा, शायद ये होनी थी। इसको कौन टाल सकता है? चित्रा का गोरा चिट्टा चेहरा पहले ही नजर में अनुराग के मन में घर कर चुका था। चित्रा भी अनुराग को चाहने लगती है। मुलाकातों के सिलसिले प्यार में बदल जाते हैं। मेरे ही पीठ पीछे मेरे पति और मेरी सहेली मुझे धोखा देते रहे। मुझे तो लगा था कि मेरी सहेली मेरी हमदर्द बनने आई थी। क्या पता था वो दगाबाजी का खंजर मेरे सीने में दागने आई है। मेरी सो कॉल्ड सहेली। प्यार और जंग में सब जायज है। अगले ही दिन रमा अपने बेटे अनुराग की चित्रा से शादी करा देती है और चित्रा कहती है, मुबारक हो मेरी अंधी सहेली। आज से मैं तुम्हारी सहेली और सौतन दोनों बन चुकी हूँ। अरे अब बुद्ध बनी खड़ी क्या है? जल्दी से जाकर मेरे बेटे बहू का कमरा सजा। माँ जी, मुझसे नहीं होगा। रुक जाइए माँ जी। देखो मेरी प्यारी सौतन, तुम्हारे इस 2 टके के आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला। या तो तुम हमारी सेज सजाओगी या अपनी गठरी के साथ इस घर से बाहर जाओगी। बेघर होने के ख्याल से अंधी बहू के मन में अपने गरीब पिता की छवि उभर आती है और वो रोते हुए वहां से कमरे में आ जाती है। कैसी बदनसीब बीवी हूँ मैं, जिसे अपने ही हाथों अपने साजन और सौतन की सेज सजानी पड़ रही है। ऐसा कहते हुए अंधी बहू फफक फफक कर रोने लगती है। समय बीतता है। अनुराग और चित्रा को साथ देखकर अंबिका मन ही मन कुढ़ते रहती है और समय बीतता जाता है। एक दिन चित्रा के फेसबुक पर रोमिल नाम की आईडी से चित्रा को फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। ये देखकर चित्रा की आंखें चमक उठती है। वो ये बंदा तो दिखने में डैशिंग है और फॉरेन में रहता है। काश कि ये मुझे पहले मिला होता। मगर अभी कौन सी बात बिगड़ी है? उस दिन के बाद से चित्रा उस अनजान शख्स की ओर खींची चली जाती है। एक रात, चित्रा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम सारा दिन फेसबुक पर चैटिंग करते हुए थकती नहीं हो क्या? आजकल तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही हो। अनुराग, तुम कोई दूध पीते बच्चे नहीं हो जो तुम्हारे आगे पीछे डोलती रहूं। बोर मत करो। चित्रा के बर्ताव में आए बदलाव को देखकर अनुराग का मन चिंता में घुले जा रहा था। कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक रात फेसबुक पर आए उस शख्स का मैसेज आता है। I'm in India. चित्रा, come with me forever. क्या रोमिल मुझे अपने साथ फॉरेन लेकर जाना चाहता है? ये अच्छा मौका है। अभी सब सो रहे हैं। मैं रोमिल के साथ चली जाऊंगी। चित्रा जैसे ही अपना लगेज लेकर निकलती है तभी अंबिका लाइट्स ऑन कर देती है। क्या हुआ चित्रा? एक अनजान शख्स के खातिर देश छोड़कर जा रही हो? आवाज सुनकर रमा और अनुराग भी हॉल में हाजिर हो जाते हैं। तुम्हें इतना सब कैसे पता? और तुम तो अंधी हो ना? अंधी थी, मगर जिसने मेरी रोशनी छीनी थी उसने फिर से मेरे आंखों के आगे उजाला कर दिया। मगर ये बात मैंने राज रखा और रोमिल के नाम से मैंने ही तुम्हें फेसबुक पर फेक आईडी से मैसेज किया था। आखिर ये चल क्या रहा है? अनुराग के पूछने पर अंबिका उसे सब कुछ बताती है। चित्रा, तुम एक अनजान शख्स के लिए रिश्तों को रौंद कर जा रही थी। मुझे नहीं पता था तुम इतनी बेहुदा और बेशर्म निकलोगी। मुझे बेशर्म कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो अनुराग कपाड़िया। तुम कोई दूध के धुले नहीं हो। बस चली जाओ। आज से तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं है। अंबिका के आंखें लौट आने के बाद बल की बजाय बुद्धि से काम लेकर चित्रा का दोहरा चरित्र सामने ले आई। अंत में अनुराग के साथ वही होता है जो उसने अपनी पहली पत्नी के साथ किया था। कहते हैं ना कि कर्म खुद को दोहराता है। अंबिका ने अंत में अनुराग को माफ कर दिया
जो उस अंधी बीवी के बड़प्पन को इंगित करता है। चंदनपुर गांव के बड़े बाजार में एक ढाबे के बाहर टंगे बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ इस कदर लिखा था, जिस बोर्ड पर लिखे शब्द को बहू मुंह जुबानी बोलती है। खाओगे जब ये बिरयानी याद आएगी तुमको नानी, खाने पड़ेंगे 12 अंडे, आधे में पड़ना जाना ठंडे, चिकन मसाला भी परात में शामिल है, कोई सास बहू की भोजन चुनौती के काबिल। गुड्डू नाम का शख्स वहाँ खड़ा ये सुन रहा होता है। अरे ससुरा, ये भी भला कौनो भोजन चुनौती है? अरे तनिक सा खाना तो गुड्डू रंगीला क्षण भर के भीतर खत्म कर जाई। अरे ओ बुद्धू रंगीला। अरे काकी, तनिक कायदे में नाम ले लियो हमार, हमें छपरा के गुड्डू रंगीला। रंगीला हो या घोड़े का तबेला, है तो तू छपरी ही भाई, और इस पाव भर के पेट में तू क्या ही भोजन चुनौती पूरी करेगा। अरे काकी, हमका हल्के में नहीं लियो, गांव में कितना बेर हम लिट्टी चोखा का चुनौती बाकायदा जीत के बैठे हैं। इस भोजन चुनौती में तुझे एक बड़ी परात में ठक्कम ठेल खाना मिलेगा, जिसमें एक खरा मटन मसाला, 10 बड़ी थाली बिरयानी, 12 अंडे और 15 रोटियां हैं। अगर 15 मिनट के भीतर तू ये सारा खाना सपाचट कर जाता है तो तुझे 5,000 रुपए मिलेंगे, वरना 5,000 रुपए के साथ तुझे परात के पूरे खाने का पैसा चुकाना पड़ेगा। बोल, हम सास बहू की शर्त मंजूर है? एकदम काकी, तुम सास बहुरिया तो बस 5,000 के नोटों के बंडल बांध लो। ताव में आकर गुड्डू रंगीला सास बहू की भोजन चुनौती स्वीकार तो कर लेता है, जिसके बाद बहू उसे खाने से भरी परात परोसती है। वहीं सास टाइमर सेट करती है, मगर सास बहू के खाने के इक्के दुक्के कौर खाते ही उसके कानों से जोरदार धुआं निकलने लगता है और वह कहता है, अरे राजनीति खेल गई डाइन, हे बाबूजी बचाओ हमके। अरे ई खाने का कौर है कि मौत का कौर? जरूरी ससुरी सास बहुरिया ई भोजन चुनौती माँ मिर्च मसाले का जबरदस्त तड़का मारी है। ससुरा कानपुर में हड़ताल हुई गवाह। 15 मिनट बाद, तुम तो शर्त हार चुके हो, जल्दी से पूरे 5,000 रुपए निकालो। अरे 5,000 नहीं तो के तो कदुआ मिली, कदुआ। ये सुनकर गुस्से से बौखलाई बहू रज्जो गुड्डू की गर्दन पकड़कर कहती है, गुड्डू रंगीला पूरे 5,000 रुपए निकाल दे, वरना ऐसा हाल करूंगी कि गुड्डू रंगीला से ढीला बनता डोलेगा। भोजन चुनौती से हारने के कारण बेचारा गुड्डू को पूरे 5,000 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। ढाबे से बाहर जाते हुए खुद में बुदबुदाता है, बाबूजी वो 5,000 रुपया घुइया की खेती बाड़ी से जोड़ बटोर करके हमके ई पास से दिए रहे थे कि हम शहर में काम धाम करी हैं। इतना आस लेकर शहर आए रहे कि हम कच्चे बनियान का खोखा खोल पाए। सारा श्रद्धा गर्दा गर्दा हो गई। समय गुजरता है, जिस किसी की भी नजर सास बहू के ढाबे के बोर्ड पर लिखे भोजन चुनौती पर पड़ती है, वह बाहुबली बनकर वहां आ जाता है। ऐसे ही एक रोज मोटा राम नाम का थुलथुला शख्स उनके ढाबे पर आता है, जिसे देखकर सास बहू खुसुर पुसुर करती हुई कहती है, अरे राम जी, ये मोटा राम कहाँ से पधार पड़ा? हमारी भोजन चुनौती के परास से दुगना तो इस पिटल्लू का पेट है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भैंसा हमारी भोजन चुनौती को जीत कर 5,000 ले जाए। बहू बेफिक्र हो जा, इस मोटल्ले गैंडे के पेट में आधे से ज्यादा तो गैस के गोलों ने घेर रखी होगी। देखना, आधे खाने में ही ये पुस्सी बम की तरह फुट पड़ेगा। अरे जल्दी से खाने से भरा परात सामने रखो, आज तो मोटा राम इस भोजन चुनौती को जीतकर पूरे 5,000 रुपए लेकर ही जाएगा। रज्जो झटपट से मोटा राम के आगे खाने से लबालब भरी परात परोसती है, जिसमें 10 बड़ी थाली बिरयानी, 12 अंडे, 15 रोटियां और खरा मटन मसाला होता है। खाना शुरू करो मोटा राम, अगर 15 मिनट के भीतर तुम इस परात के पूरे खाने को सफाचट कर जाते हो तो जीत के तौर पर तुम्हें पूरे 5,000 की रकम अदा की जाएगी। मोटा राम हाथ मलते हुए अपने पेट को सहलाकर परात में रखे खाने को एकाएक खाने लगता है। वह कभी मटन मसाला खाता तो कभी चपाती तो कभी अंडे खाता। बावजूद इसके 15 मिनट में वह परात में भरे आधे खाने को भी खत्म करने में असफल रहता है। 15 मिनट पार हो चुके हैं, तुम भोजन चुनौती हार चुके हो, चलो निकालो पूरे 5,000। मोटा राम एक लंबी सी डकार मारता है। माँ जी, इससे पहले कि इसका डकार विस्फोटक बम में बदले, इससे पैसे लेकर चलता करो। ये लो 5,000 रुपए। समय गुजरता है, भोजन चुनौती के बलबूते पर सास बहू की भली कमाई हो रही।
आखिरकार अब तक एक भी शख्स सास बहू की भोजन चुनौती को पार करने में सफल जो नहीं हो सका था। एक सांझ सास बहू बातें करते हुए कहती हैं, बहू, ये भोजन चुनौती का बोर्ड ही हम सास बहू के ढाबे की जान है। ससुरा किसी के माई के लाल में इतना दम ही नहीं जो एक बार में परात भरकर खाना खत्म कर जाए। हाँ माँ जी, इस भोजन चुनौती से हम सास बहू आम के आम गुठलियों के दाम भी हासिल कर लेते हैं। सास बहू की भोजन चुनौती की खबर आसपास के सभी गांव में सनसनीखेज कर देती है। तभी एक दिन रमीला, शर्मिला और उर्मिला नाम की 3 बहुएं वहां आकर सास बहू के भोजन की चुनौती को चैलेंज करती हैं। हेलो आंटी जी, हम तीनों बहुएं आप सास बहू की भोजन चुनौती को चैलेंज करते हैं। तीनों बहुओं का स्लिम फिगर देखकर सास बहू एक दूजे को एकटक निहारते हुए बोलती हैं, अरे ये तुम तीनों बहुओं के बस की बात नहीं। अरे अच्छे खासे लोग भी हमारी इस भोजन चुनौती को भरसक जीत ना सके। सासू माँ, इन तीनों बेजान बहुओं को खाने की जरूरत है, खाने दीजिए। मगर हमारी एक शर्तें हैं, अगर हम बहुएं इस भोजन चुनौती को पूरा कर गईं, तो आगे से आपको हम बहुओं को हमेशा मुफ्त में खाना खिलाना पड़ेगा। हाँ, हमें मंजूर है, पहले जीत तो जाओ। रज्जो तीनों बहुओं के लिए बड़ा सा खाने का टेबल लगाकर उन तीनों के आगे खाने से लबालब भरी पूरी परात रख देती है। तभी सरिता कहती है, तुम तीनों का समय शुरू होता है। तीनों बहुएं तेज तर्रार रफ्तार से खाने लगती है। कभी वह मटन खाती तो कभी गपागप अंडे खा रही थी। ये देखकर सास बहू के पसीने छूट जाते हैं। तभी वह कहती हैं, अरे रज्जो बहू, लगता है आज पूरे 15,000 पानी में बहने वाले हैं। हाँ सासू माँ, आप सही कह रही हैं। देखने में तो तीनों सूखे कांटे की तरह है, मगर खुराक तो अपार है। एकदम जानवरों की तरह जुगाली कर रही है। कभी मटन में मुंह मार रही है तो कभी बिरयानी निपटा रही है। माँ जी, कुछ कीजिए, खड़ी खड़ी देख क्या रही है? अपनी बर्बादी का नजारा। 15 मिनट के भोजन चुनौती को तीनों बहुएं 5 मिनट के भीतर ही पूरा करके कहती हैं, लाओ हमारे पैसे, हम तीनों बहुएं शर्त जीत चुकी हैं। तुम तीनों साधारण इंसान नहीं हो, जरूर तुम भुक्खड़ दानव हो, इसीलिए इस कठिन भोजन चुनौती को 5 मिनट में पार कर गई। आंटी जी, ये भोजन चुनौती तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम बहुएं इससे भी भारी भोजन चुनौती को जीत चुकी हैं। हाँ, हम बहुओं ने एक बार में 10-10 थालियां खाना और तो और 6 मिनट के भीतर 56 भोग की थाली का खाना खाने की जीत भी अपने नाम की है। इंस्टा और फेसबुक पर ऐसे भोजन चुनौती से भरे हम तीनों बहू के सैकड़ों ब्लॉग हैं। ये सुनकर सास बहू के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। ना चाहकर भी भोजन चुनौती जीत जाने के कारण उन्हें तीनों बहुओं को पूरे 5-5 हजार रुपए का भुगतान करना पड़ता है। जिसके बाद सास बहू चुनौती के बोर्ड को हटाकर साधारण दर पर ढाबा चलते हुए कहती हैं, माँ जी, काश हम सास बहू वो भोजन चुनौती का बोर्ड ही नहीं लगाते, तो ना वो 15,000 रुपए, ना ही ये तीनों बहुएं आए दिन मुंह उठाकर हमारे ढाबे पर आती। हाँ बहू, पर अब पछता कर क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह सास बहू को बड़ा सबक मिलता है, जिसके बाद भावी भविष्य में वह भोजन चुनौती जैसे चैलेंज को फिर ढाबे के लिए नहीं अपनाती और ढांढस बांधकर मेहनत के बलबूते पर ढाबा चलाती हैं। लंबी बहू के बोने ससुराल वाले। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी इस शादी के लिए मान जाएगी? अरे अगर नहीं मानती है तो उसे मनाओ और उसे समझाओ कि उसकी शादी कार्तिक से होनी कितनी जरूरी है। आप अपने लिए अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकते हैं? केवल एक बिजनेस डील के लिए अपनी बेटी की शादी करवाना ठीक नहीं है। तुमसे जैसा कहा गया है वैसा करो। तुम जानती नहीं हो ये बिजनेस डील है मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये सब मैं हम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। एक बार आप अपनी बेटी से तो पूछ लीजिए कि वह क्या चाहती है। जाओ उसे उसकी शादी के बारे में बता दो, वो मेरी बात को नहीं टालेगी। रेखा उदास होकर अपनी बेटी के पास जाती है और उसे उसकी शादी की खबर देती है, लेकिन उसकी बेटी स्मृति पहले से ही रो रही होती है। मैं जानती हूँ माँ, मैंने आपकी और पिताजी की सारी बातें सुन ली थी। पिताजी ने एक बिजनेस डील के लिए मुझे दांव पर लगा दिया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। स्मृति की बात सुनकर रेखा उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद स्मृति अपने मन ही मन सोचती है, पिताजी को क्या लगता है कि मैं उनकी बात मानकर आराम से उन बौने लोगों के साथ रह लूंगी? मैं उन लोगों का जीना हराम कर दूंगी और यही मेरा मकसद होगा।
स्मृति एक 6 फुट की हाइट वाली लड़की थी, लेकिन उसके पिता देवराज अपने बिजनेस के चलते उसकी शादी एक बोने परिवार में करवा देते हैं, जहां माता, पिता, बहन और स्मृति का होने वाला पति सब बोने थे। लेकिन वो लोग बहुत अमीर थे। जब स्मृति का गृह प्रवेश होता है, वो दरवाजे पर खड़ी हुई अपने बोने ससुराल वालों को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ये क्या, मेरे ससुराल वाले तो जरूरत से ज्यादा ही बौने निकले, और मेरे पति को तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बराबर मेरा बेटा खड़ा हो। बस करो स्मृति, और कितना मजाक उड़ाओगी तुम हमारे बोने होने का। अब तुम लोग बौने हो तो बौने ही कहूंगी ना। अगर तुम थोड़े से लंबे होते, जैसे मेरी हाइट है, देखो मेरी हाइट पूरी 6 फुट है। अरे मेरी हाइट के हिसाब से तुम मेरे साथ चलते हुए अच्छे नहीं लगते हो। अरे बहू, लगता है तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, तभी कुछ ना कुछ कह रही हो। निशा, जाओ तुम अपनी भाभी को उनके कमरे में छोड़ाओ, थोड़ा सा आराम करेंगी तो थकावट उतर जाएगी। निशा अपनी भाभी को उनके कमरे में छोड़ आती है, जिसके बाद ममता अपने बेटे कार्तिक से कहती है, अरे बेटा, अभी नई नई शादी हुई है तेरी, और बहू के लिए घर भी नया है, और हम लोग भी, इसलिए उसे हम लोगों के साथ थोड़ा सेटल होने में वक्त लगेगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ममता अपने बेटे कार्तिक को हौसला देती है, जिसके बाद कार्तिक अपने कमरे में अपनी पत्नी स्मृति के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। स्मृति अपना हाथ जोर से झटकती है और उसके हाथ से छुड़ा लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सुहागरात बनाऊंगी? तुम तो इतने छोटे हो कि तुम्हें तो देखते ही ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा मेरे पास आ गया हो। जाओ पहले अपनी माँ से कहो कि तुम्हें कॉम्प्लान पिलाए। ऐसा कहकर स्मृति जोर जोर से हंसने लगती है और बिस्तर पर जाकर सो जाती है। ये बात कार्तिक को बहुत उदास कर देती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, निशा और ममता दोनों रसोई में खाना बना रही होती हैं। तभी स्मृति निशा से कहती है, अरे ओ 1.5 फुटिया, जरा मुझे एक कप चाय तो देना। स्मृति, ये क्या तरीका है मेरी बहन से तुम्हारा बात करने का? ओहो, गलत ही क्या कहा है। देखने में बिल्कुल 1.5 फुटिया ही दिखती है तुम्हारी बहन, और तुम भी 1.5 फुटिया दिखाई पड़ते हो। कार्तिक गुस्से से नाश्ता छोड़कर ऑफिस के लिए निकल पड़ता है, जिसके बाद स्मृति अपने मन ही मन बहुत खुश होती है। बहुत शौक से इन्होंने 6 फुट की लड़की को अपने घर की बहू बनाया था, अब इनका सारा शौक पानी में मिल गया। स्मृति नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद निशा स्मृति के पास आती है और उसे कहती है, अरे भाभी, आज मेरे स्कूल में फेयरवेल पार्टी है, क्या आप मुझे अपनी कोई अच्छी सी साड़ी दे दोगी? क्या कहा? मेरी साड़ी? अरे मेरी साड़ी तो तुम्हें द्रौपदी की साड़ी की तरह आएगी। तुम तो अपनी माँ की कोई चुन्नी उठाकर उसकी ही साड़ी बना लो। एक तो तुम इतनी बौनी हो, तुम्हें साड़ी की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए तो चुन्नी ही काफी होगी। स्मृति निशा का मजाक उड़ाती है, जिसके बाद निशा चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपनी अच्छी सी ड्रेस पहनकर फेयरवेल पार्टी के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके जाने के बाद स्मृति अपने आप से कहती है, आज तो बहुत अच्छा दिन है, मौसम भी अच्छा है। एक काम करती हूँ, अपने लिए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए चली जाती हूँ। इन बौने लोगों को देख देख कर तो मैं बोर हो गई हूँ, थोड़ा बाहर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। ऐसा सोचकर स्मृति शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। वो दिन भर अपने लिए कई सारे कपड़े खरीदती है और कई सारी नई नई सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीदती है। एक मॉल में वो एक साड़ी पहन कर देखती है। अरे वाह, 6 फुट की हाइट होने की वजह से यह साड़ी मेरे ऊपर कितनी खिल रही है, इसे तो मैं जरूर पहनूंगी। स्मृति साड़ी लेकर वापस अपने घर की तरफ निकलने लगती है। जैसे ही वो सड़क पार करके अपनी कार के पास पहुंचने वाली होती है, तब ये कार बहुत तेजी से आती है और स्मृति से उसकी टक्कर हो जाती है। कुछ लोग स्मृति को उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर स्मृति का इलाज करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्मृति के एक्सीडेंट के बारे में उसके ससुराल वालों को भी पता चल जाता है और वो सभी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तभी डॉक्टर कार्तिक के पास आते हैं और उससे कहते हैं, देखिए, एक्सीडेंट के दौरान जिस कार से आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था, वो कार आपकी पत्नी के पैरों पर चढ़ गई है, जिसकी वजह से उनके दोनों पैर खराब हो गए हैं। अब वो कभी नहीं चल पाएगी। ये सुनकर कार्तिक और उसका परिवार बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो सभी स्मृति से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं। चिंता मत करो बहू, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम अब कभी नहीं चल पाओगी, लेकिन अमेरिका में मैंने कई सारे ऐसे केस देखे हैं जिनमें डॉक्टर ऑपरेशन करके लोगों को चलने लायक बना देते हैं। मैं तुम्हारा इलाज अमेरिका से करवाऊंगा।
ये सब सुनकर स्मृति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुई कहती है, ये सब मेरी ही करनी का नतीजा है। मैं दिन रात आप लोगों की हाइट को लेकर बोला करती थी और आपका मजाक उड़ाया करती थी। आज भगवान ने मुझसे मेरे ही पैर छीन लिए। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? आप तो आज भी पूरे 6 फुट की हाइट वाली हो, जिसे कोई कम नहीं कर सकता। देखो स्मृति, तुम कल भी मेरी पत्नी थी और आज भी मेरी पत्नी हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम्हारे पैर नहीं रहे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे पैरों का इलाज करवा सकूं। ये सब सुनकर स्मृति को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी सास, अपने पति और अपनी नंद से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जितना मैंने आप सभी को नीचा दिखाया, आप सभी ने हमेशा मुझे उतना ही ऊपर रखा। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे बहू, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हम कल भी तेरे साथ थे और आज भी तेरे साथ ही रहेंगे। कार्तिक स्मृति को व्हीलचेयर पर बैठाकर घर ले आता है, जिसके बाद कार्तिक स्मृति को अमेरिका ले जाकर उसके पैरों का इलाज करवा देता है। जिसके बाद स्मृति पहले की तरह चलने फिरने लगती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। 3 गरीब बहुओं का जादुई बर्तन। पुराने खटिया पर पड़ी बीमार बूढ़ी तारा जोर शोर से खांस रही थी। वहीं उसकी तीनों बेवा बहुएं जूही, मधु, सीता उसके पास बैठी हुई थी। जीजी, सासू माँ की हालत तो धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही है, हमें इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ठहर जा बहू, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरे अंदर चंद सांसें बची हैं। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, आपको अपनी बहू के लिए जीना होगा। हाँ माँ जी, अगर आपका साथ रहे कहाँ तो हम तीनों बहू इस गरीबी को भी मात दे जाएंगी। सीता ऐसा कह रही होती है कि उसकी सास दुखदाई दुनिया से हमेशा के खातिर आंखें मूंद लेती है। यह देखकर तीनों लाचार बहुओं की आंखों से आंसू की बदरा बरस पड़ती है। माँ जी, उठिए ना, अपनी गरीब बहू पर ऐसा गजब मत ढाइए माँ जी। सीता, जी, मुर्दे जागते नहीं, सिर्फ जलते हैं। अब हम तीनों बहुओं को ही माँ जी का दाह संस्कार करना होगा, मगर हमारे पास तो एक खोटा सिक्का भी नहीं। ऐसे गरीबी में हम लकड़ियां कहाँ से लाएंगे? सीता अपने आंसू पोंछकर लाला लाजपत के पास आती है। लाला जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी सास का देहांत हो गया है, दाह संस्कार करने के लिए कुछ पैसे उधार के तौर पर दे दीजिए। अरे लाला सिर्फ लाभ के लिए उधारी देता है, और तुम तीनों बहुत तो पहले घनघोर गरीबी में दिन काट रही हो, तो कैसे चुकता करोगी? मूल और ब्याज कुछ गिरवी धरो और ले जाओ पैसे। मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अरे जाने जहां, मेरी नजर से देखो तो तुम्हारे पास गिरवी रखने को बहुत कुछ है। लाजपत की बेढंग बातें सुनकर सीता फौरन उसके बुरे मंसूबे भांप जाती है और कहती है, तो है तुझ पर लाला, मुझे नहीं मालूम था कि तू नियत का इतना खोटा है। सीता रोते हुए अपने घर वापस लौटकर अपनी सास के शव से लिपट कर कहती है, हमें भी अपने साथ ले चलो सासू माँ, यह दुनिया दरिंदगी से भरी हुई है, जहाँ सुनार से लेकर सूबेदार तक औरतों का दामन दागदार करने और उन्हें फाड़ खाने को दौड़ते हैं। जैसे तैसे तीनों बहू हिम्मत बांधकर अपनी सास का अंतिम संस्कार करके घर लौटती हैं। गरीब बहू अपनी सास को याद करके रात भर रोते हुए बिता देती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जीजी, ऐसे हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठे रहेंगे? मैं रसोई में जाकर देखती कुछ बनाने को है कि नहीं। जूही रसोई घर में जाकर सभी डिब्बे टटोलने लगती है। जैसे ही वह दराज पर रखे सामान को छिन्न भिन्न करके देखना शुरू करती है, तभी उसके पीछे कच्ची दीवार देखकर वह बाकी की दोनों बहुओं को भी बुलाती है। सीता, जीजी, मधु, जल्दी आओ। क्या हुआ जूही? ये कैसी दीवार है? यही तो जानना है। तीनों बहुएं दीवार तोड़ने लगती हैं। दीवार के अंदर एक चौरस जगह में 3 बर्तन होते हैं, जिसके 1 चम्मच, 1 थाली और एक जादुई कढ़ाई थी, जिसके साथ उन्हें एक चिट्ठी मिलती है। मैं जानती हूँ तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो। जिसे तुम देख रहे हो यह तीनों जादुई बर्तन हैं। इस जादुई थाली में तुम जो भी पकवान गढ़कर इस जादुई कढ़ाई को जलते हुए चूल्हे पर चढ़ाकर इसमें ये जादुई चम्मच 4 बार घुमाओगी तो तुम्हारे मन के जो भी भले मनोरथों होंगे वह पूरे हो जाएंगे। ये जादुई बर्तन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये तीनों बर्तन तो पुख्ता तौर से पीतल के हैं। मगर मधु, इस चिट्ठी में लिखा है कि यह जादुई बर्तन है। हमें एक बार इन तीनों बर्तनों पर अपना पैतरा पैरवी आजमाना चाहिए।
तीनों गरीब बहुएं डिब्बे टटोल कर अनाज बटोरने लगती हैं। जैसे तैसे वो 100 ग्राम चावल इकट्ठा करके उसे जादुई थाली में उड़ेल कर उसे बिन चुन कर तैयार करती हैं, जिसके बाद जूही चूल्हा जलाकर कढ़ाई गर्म होने का इंतजार करती है और उन चावलों को जादुई कढ़ाई में डालकर जादुई चम्मच 4 बार घुमाते हुए कहती है, मेरे तीनों जादुई बर्तन, क्या तुम इस चावल को बिरयानी में बदल सकते हो? जैसे ही जादुई कढ़ाई में चम्मच का 4 चक्र पूरा होता है, एक तेजो में सुनहरी प्रकिरण तीनों जादुई बर्तन के चारों ओर उमड़ते घुमड़ते हुए सोने के बर्तन में बदल देती है, जिसके साथ वह तीनों बर्तन बड़े आकार में बदल जाते हैं और कढ़ाई जायकेदार बिरयानी से लबालब भर जाती है। ये तो कमाल हो गया, ये तीनों बर्तन तो सच में जादुई बर्तन निकले, वो भी खरे सोने के। इसके बाद तीनों गरीब बहुएं जादुई बर्तन में बने बिरयानी का लुत्फ उठाते हुए तीनों जादुई बर्तन को बढ़ चढ़कर बड़ाई करने लगती हैं। अरे ये बिरयानी तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। हाँ, इस बिरयानी के बेहतर स्वाद को चखकर मुझे एक तरकीब सूझी है। इन तीनों जादुई बर्तन से हम बहुएं इस गरीबी के गढ़ को ढा सकती हैं। मगर कैसे? अगर हम तीनों जादुई बर्तन में बने खाने का स्वाद लोगों के मुंह तक पहुंचा दे तो लोग रोजाना इन जादुई बर्तन में बने खाने का चटकारा लगाने आया करेंगे, जिससे हमें अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे। सीता का सुझाव मधु और जूही को भी जच जाता है। अगले दिन, जीजी, अनाज के खत्ते तो एकदम खाली हो गए हैं। बगैर अन्न की बारी के यह जादुई थाली तो काम ही नहीं करेगी। विश्वास रखो, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। फिर तीनों गरीब बहुएं आंखें गड़ाए रसोई में अनाज खोजती हैं। तभी मधु को एक मक्के का दाना मिलता है। देखो जीजी, मुझे एक मकई का दाना मिला, इससे बात बन जाएगी। सीता मकई के दाने को जादुई थाली में रख छोड़ती है। तभी वह जादुई थाली सोने की विशाल थाली में बदलकर ढेर सारे मकई के 2 दानों में बदल जाती है और थाली के ओट पर मुंह, नाक, आंख और कान कायम होते हैं और जादुई थाली कहती है, तुम तीनों थोड़े में ही विश्वास योग्य रही, इसलिए मैं तुम्हें बहुतेरे का वारिस बनाती हूँ। इसके बाद सीता मकई के दानों को जादुई कढ़ाई में डालकर जादुई चम्मच से 4 बार घुमाकर कहती है, हमारे जादुई बर्तन, मुझे इस मकई की रोटियां चाहिए। तभी वे दोनों बर्तन भी सोने के बड़े बर्तनों में बदल जाते हैं और कढ़ाई के अंदर से मक्के की रोटियों का थाक थाली में सज जाता है और तीनों बहू आंगन के पनपे हुए सरसों के पत्ते से साग बनाकर उन्हें ठेले पर रखकर बाजार के नुक्कड़ पर खड़ी होकर बेचने लगती हैं। गर्मा गर्म मक्के की रोटी और सरसों का साग खा लो, एक बार खाओगे बार बार आओगे। मक्के की रोटी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है, जिसके बाद लोग मक्के की रोटियों का लुत्फ उठाने के लिए लंबी चौड़ी लाइन लगा लेते हैं। अरे मुझे तो मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना है। तीनों बहुएं मक्के की रोटी और सरसों के साग से सजी थाली ग्राहकों को देने लगती हैं। अरे वाह, क्या बात है, तुम तीनों के हाथ में तो जादू है। अरे पुराने दौर की यादें ताजा हो गई। हाँ दामोदर, ये खाना इतना मजेदार है जैसे कि जिन्न ने इसमें अपना जादू उतार दिया। पेट भर गया मगर मन है कि भरता नहीं। लोगों के मुंह से तारीफ सुनकर तीनों मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि वह जानती थीं कि खाने में जादू उनके जादुई बर्तन के कारण जो था, उस रोज उनकी खूब कमाई होती है। ऐसे ही हर एक दिन वह अपने जादुई 3 बर्तन में भांति भांति के खाने का तड़का लगाती हैं, जिससे उनकी कमाई हर दिन औसतन बढ़ती गई, जिसे उन्होंने सुंदर सा घर बना लिया। जीजी, कल तक हम तीनों बहु दाने दाने पर मोहताज थी और आज इस आलिशान घर की मालकिन है। हाँ मधु, ये सब कुछ हमारे 3 जादुई बर्तन से मुकम्मल हुआ है। हाँ, अगर यह जादुई बर्तन हमें नहीं मिलते तो हमारे हाथों में भीख का कटोरा होता। अब तक हम बहुओं ने अपनी जादुई बर्तन का प्रयोग पैसे कमाने के लिए किया, क्यों ना आज गरीबों को खाना खिलाकर पुण्य बटोरे। हाँ, ये उच्च विचार है। तीनों बहुएं अपने जादुई बर्तन का प्रयोग करती हैं। ए हमारे जादुई बर्तन, इन अनाजों को ग्रहण करके अपने भीतर से 56 भोग बरसाओ। जैसे ही वह प्रक्रिया समाप्त करती हैं, तीनों बर्तन पर तेजों में सुनहरी रोशनी प्रकट होकर उन्हें सोने में बदल देती है, जिन्हें लेकर बहुएं राहगीर गरीबों और मंदिर के सीढ़ियों पर बैठी भिखारियों में बांटती हैं। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं रहती। जीवन के संगम में कभी खुशियों की बेला तो कभी गम के बादलों का आना जाना लगा रहता है।